बोला वो कर दे। कपड़ा खा गया। हाँ कपड़ा 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 नहीं है मेरे पास, मेरे मकसद आगे से
शुरू हो गया चालू हो गया, चालू हो गया। चालू हो गई चालू है
5 मिनट रुको। साथियों, जय बिरसा। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पर काफी दिनों से चर्चा करने की कोशिश जारी थी। हम लोगों ने पहले भी और इसके बाद भी हम लोग इस विषय को जानते रहेंगे, इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे और इस विषय की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मैं आज के विषय का आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक पार्श्वभूमि रखना चाहता हूं। भारतीय राजनीति और आदिवासी, ये विषय काफी गंभीर विषय है। भारतीय राजनीति और आदिवासी, ये जो शब्द हम लोगों ने, दोनों शब्दों को हम लोगों ने जब देखा कि भाई भारतीय राजनीति में आदिवासियों का क्या योगदान रहा है और भारतीय राजनीति का आदिवासियों के जीवन में क्या योगदान रहा है, ये बात को आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा। ये समझ खड़ी करने के पहले भारत की राजनीतिक पार्श्वभूमि में आदिवासी कैसे आए वो आप लोग पहले समझ लीजिए। राजनीति यानी अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करना, अपना मतदान देना, अपने मतों को प्रदर्शित करना, ये राजनीति का बेसिक है, ये आधार है, ये मूल आधार है। भाइयों, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद जब भारतीय संविधान बन रहा था, उस वक्त आदिवासियों को वोटिंग पावर्स नहीं देने के भी बारे में, या देना चाहिए, इस पर बातचीत चली। और ये जो बातचीत थी वो बातचीत डॉक्टर हट्टन और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में हुई बात। बाबा साहब को डॉक्टर हट्टन ने बोला कि आदिवासी इस लायक नहीं है, ये बहुत भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, इनको शहरी
और राजनीतिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। दे आर नॉट हैविंग एनी नॉलेज अबाउट दिस सिविलाइजेशन, पॉलिटिक्स एंड एडवांस लाइफस्टाइल। जो प्रगतिशील जीवन पद्धति है उसका नॉलेज ग्रामीण और जंगल में रहने वाले आदिवासियों को नहीं है, और इसलिए इनको वोटिंग अधिकार अगर दिए जाएंगे तो इनको खिलौनों के जैसा, इंस्ट्रूमेंट्स के जैसा, दे विल बी यूटिलाइज जस्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। ये डॉक्टर हट्टन का कहना था। हट्टन ये मानव शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, और डॉक्टर हट्टन ने बाबा साहब के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आदिवासियों को उनके द्वारा उनका जो मेन सोशल सिस्टम है, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, इंडिपेंडेंट सामाजिक व्यवस्था यानी स्वायत्तता दे दी जाए, ऐसा डॉक्टर हट्टन का बाबा साहब के सामने ये था, प्लीडिंग था, ऐसा प्रस्ताव था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लगा कि अगर आदिवासियों को वोटिंग पावर नहीं दिए गए तो कल हो सकता है आदिवासियों को राष्ट्रीय प्रवाह से ही बाहर कर दिया जाएगा। यह खतरा बाबा साहब को लगा। और एक पहलू ऐसा भी आया कि आदिवासियों को ड्वेल वोटिंग पावर्स देने की बात हुई। एक आदिवासी को वोट देगा और दूसरा गैर आदिवासी को भी वोट देगा, ऐसे दो वोटिंग पावर्स पे भी बात हुई, ड्वेल वोटिंग पावर्स जिसको बोलते हैं। इस पर भी चर्चा हुई। अब ये दोनों चर्चाओं में आखिरी में ये निष्कर्ष निकला कि आदिवासियों को भारत की राजनीतिक व्यवस्था का हिस्सा बनाना चाहिए, और उन्होंने आदिवासियों को वोटिंग पावर्स दे दिए। और 5वीं अनुसूची के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में आदिवासी स्वशासन का प्रावधान किया गया है, यानी ये दोनों बातें भारतीय संविधान में एक्सेप्ट की गई। लेकिन आप देख लीजिए, जितने भी 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है अभी वहां इलेक्शंस होते हैं, जबकि वहां इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। एज पर 5th शेड्यूल, प्रोविजन ऑफ द 5th शेड्यूल, 5th शेड्यूल के प्रावधानों के अनुसार वहां पे नहीं होना चाहिए। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि जब 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची की बात चल रही थी तो पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुआ। पार्लियामेंट की डिबेट में प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट का पार्ट है ये। इसमें जयपाल मुंडा ने जो बात रखी आदिवासियों के संबंध में, एक स्वशासन, आदिवासी स्वशासन की बात करी, एक आदिवासी परिभाषा की बात की उन्होंने, और तीसरा आदिवासी पर्सनल लॉ पे और उनके लिंग्विस्टिक स्टेट्स पे डॉक्टर जयपाल मुंडा जी ने बात करी। अब प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि ये पूरा जो सिनारियो है, ये जो पूरा है, ये पूरे प्रावधान खड़े होने के बाद जब भारत की राजनीति शुरू हुई तो पहले के 10 सालों में आदिवासियों को पता ही नहीं था कि ये इलेक्शंस क्या होता है, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में कुछ राजा थे, वो लोगों ने उसका फायदा उठाया। वहां के आदिवासियों को विश्वास था कि भैया अपना राजा है, इसको दे दिया जाए, अपना आदमी खड़ा है, इसको दे दिया जाए। कुछ क्षेत्रों में ऐसा हुआ कि वहां के कुछ पूंजीवादी और व्यापारी प्रवृत्ति के लोगों ने आदिवासियों को सामने किया, उसको रबर स्टैंप बनाया, उसको इलेक्शन में खड़ा किया और पूरे पावर का उपयोग किया। यह अभी भी चालू है, ग्राम पंचायत स्तर पे भी चालू है, सांसद बनाते वक्त भी हुआ। अभी राज्यसभा की सीटें बटी अपने छत्तीसगढ़ में और बाकी जगह पर, तो देखा गया कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया कि वो बोल नहीं सकते राज्यसभा में कुछ, सिर्फ एक स्टैंप लगा है कि आदिवासी है, हमने आदिवासी को दिए। आपको ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहां आदिवासी नेतृत्व को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। यह भारतीय राजनीति की बिल्कुल विशिष्टता है कि आदिवासी नेतृत्व को खड़ा ही नहीं होने दिया जाता है। और एक बात और समझ लीजिए आप कि पार्टियों में आदिवासी प्रतिनिधि, जो पार्टियों के आदिवासी प्रतिनिधि थे उन्हीं के प्रतिनिधित्व को आदिवासियों ने स्वीकार किया है, लेकिन पार्टियों ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया। यह भारत की राजनीति की खास बात है। किसी भी पार्टी ने आदिवासी समाज के सामाजिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक चेहरा लाया आदिवासियों के बीच में और उसको स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जो
पॉलिटिक्स का हिस्सा हुआ, ये मोनोपोली एक बनी रही सब लोगों की कि आदिवासी क्षेत्रों में उनको राज करना था। साथियों, आदिवासियों का अपना एक सोशल साउंड इंडियन पॉलिटिक्स में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक के नहीं हुआ। आज तक के आदिवासियों का सामाजिक प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में नहीं बन पाया। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। आज भारत में करीब 100 सीटें लोकसभा की ऐसी है जिन सीटों पे आदिवासी डिसाइडिंग फैक्टर है। जितना फैलाव आदिवासी समाज का है भारत में, उतना फैलाव किसी और तबके का नहीं है, किसी और तबके का नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है। आप 5वीं अनुसूचित सूची के राज्य देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख लीजिए, उत्तर पूर्व के उधर नागालैंड, मिजोरम, ये जो बेल्ट है, ये आदिवासी बेल्ट है। आसाम, उड़ीसा, झारखंड, ये आदिवासी बेल्ट है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, जहां जहां आदिवासियों का प्रभाव है, ऐसे अगर हम क्षेत्र देखते हैं तो करीब करीब 100 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां पर आदिवासी बहुत बड़ा फैक्टर है। शुरुआत में पंडित नेहरू के समय से आदिवासियों का विश्वास कांग्रेस पे बने रहा और इसका भरपूर फायदा उठाया कांग्रेस के लोगों ने। मैं गांधी फैमिली ने फायदा उठाया ये तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन पूरे कांग्रेस को फायदा हुआ। और जितने क्षेत्रीय जगह है जहां पर गैर आदिवासी लोग लड़े हैं और आदिवासियों के वोट जिनको मिले हैं, वो आदिवासियों के भरोसे ही लीडरशिप किए है। आदिवासी बहुल है और गैर आदिवासी के हाथ में नेतृत्व गया, ऐसे भी क्षेत्र है। और आदिवासियों ने पूरी तरह से कांग्रेस को साथ दिया। उस समय आदिवासी क्षेत्रों में जो आदिवासियों की बात थी, शुरुआती दौर में इंदिरा गांधी के समय तक आदिवासियों पर सेंसिटिव तरीके से कांग्रेस का काम चला और ऐसा माना जाने लगा कि आदिवासी पेरेंट वोटर्स है, यानी आदिवासी कांग्रेस के फिक्स वोटर्स है, पॉकेट वोटर्स है, वो कमिटेड वोटर्स है। ऐसा एक सर्वमान्य चित्र पूरे भारत में दिखाई देने लगा कि भाई आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस को ही आदिवासी वोट करते हैं, किसी दूसरी पार्टी को लोग आदिवासी वोट नहीं करते हैं। ऐसा एक चित्र सबके सामने आया। एक बाइंडिंग थी कांग्रेस के बीच में और आदिवासियों के बीच में। इस बाइंडिंग को कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभाल के नहीं रखा। जैसे जैसे कांग्रेस की लीडरशिप धीरे धीरे वीक होते चले गई, जमीनी स्तर पे जो पूंजीपति लोग थे, जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, जो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने आदिवासियों को सामने नहीं आने दिया। ये सच्चाई है। उनका भरपूर उपयोग किया और धीरे धीरे जब कांग्रेस का ग्राफ कम होते चले गया तो यह पाया गया कि आदिवासियों के बीच में आरएसएस ने वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से जो नेटवर्क खड़ा किया है, वो नेटवर्क के साथ में आदिवासी जुड़ गए। उनको जोड़ा गया, उनकी मजबूरियों के साथ में जोड़ा गया। उनको अलग अलग बातें समझाई गई, उनके दिमाग में हिंदुत्व डाला गया, उनके दिमाग में मुसलमानों के प्रति एक द्वेष खड़ा कर दिया गया, एक टारगेट दिया गया उनको कि नहीं हम सब मिलके इस टाइप का, यानी वो एक अलग टाइप का मोमेंट उनके दिमाग में डाला गया और पूरे देश के आदिवासियों को वनवासी कल्याण आश्रम के मार्फत काम शुरू कर दिया गया। बाकायदा इस काम में बड़े बड़े पूंजीपति लोगों ने पैसा लगाया। इसको बहुत अच्छा काम माना गया, लेकिन वास्तविकता में ये पॉलिटिकल प्रोग्राम भी था, ये कन्वर्शन का भी प्रोग्राम था, है, आज भी है, और ये आदिवासी संस्कृति को ध्वस्त करने का भी कार्यक्रम है। इस देश से आदिवासियों को नेस्त नाबूद करने का कार्यक्रम है। इसलिए उसको नाम भी वनवासी कल्याण दिया गया। आदिवासी बोलने से परहेज किया गया उसको। देखो, आज पिटीशन लगी थी सुप्रीम कोर्ट में कि इंडिया इज ए भारत, इंडिया का नॉमिनेशन भारत होना चाहिए, इंडिया का नाम भारत होना चाहिए और हिंदुस्तान होना चाहिए। ऐसा एक पिटीशन कोर्ट के सामने गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी इंटरफेरेंस नहीं किया इसमें।
कि आदिवासी जिनको शेड्यूल ट्राइब बोला गया, दे आर दी आदिवासीज। वो रेफरेंस कभी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस नहीं हुआ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आदिवासी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में आदिवासी कैसे है, आदिवासी और भारत की राजनीति, ये दोनों चीजों में अपने को देखना पड़ेगा। तो जो संसाधन थे आदिवासियों के, जैसे पानी, जंगल, जमीन, उस जमीन के अंदर में जो खनिज है वो, उसके अंदर जो कोयला है, उसके अंदर जो सोना है, उसके अंदर जो हीरा है, ये जो क्षेत्र थे आदिवासी क्षेत्र, बहुतांश आदिवासी क्षेत्र 5वीं अनुसूची से जुड़े हुए थे और 5वीं अनुसूची के अंतर्गत थे। और जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र थे वहां पे गैर आदिवासियों का हस्तक्षेप वर्जित है, रिस्ट्रिक्टेड है। चालबाजी ये की गई कि 5वीं अनुसूची के भी क्षेत्रों में इलेक्शंस करवाए गए, उसका भी पॉलिटिसाइज किया गया, उस बेल्ट को भी पॉलिटिसाइज किया गया और उसके माध्यम से वहां की जो राजनीति थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों के बजाय पॉलिटिकल अधिकारों के बीच में फंस गई और बड़ी मात्रा में इंटरफेरेंस गैर आदिवासियों का आदिवासी क्षेत्र में होने लग गया। साथियों, माइंस, कोल, गोल्ड, वाटर प्लांट यानी पावर प्लांट का जितना डाटा आप लोग निकालेंगे पूरे देश में, तो 80% जमीनें इन्होंने आदिवासियों की यूज की है। और आदिवासियों के क्षेत्रों में जो संसाधन थे उसका उपयोग और उपभोग करने के उद्देश्य से ही आदिवासी क्षेत्रों में पॉलिटिक्स होती है। इसलिए आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों के बीच में गैर आदिवासी लीडरशिप पनपने लगी पूंजी के भरोसे। उनको कोई आदिवासियों से आत्मीयता नहीं थी, वो आदिवासियों की संस्कृति को भी अपनी संस्कृति नहीं मान सके, केवल आदिवासियों का उपयोग हुआ है पॉलिटिक्स में। तो एक ऐसा दौर चला कि कांग्रेस की जो ऊपरी लीडरशिप थी उसका प्रेशर नीचे के लोगों के बीच में, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आदिवासियों को पूंजीपति व्यापारी प्रवृत्ति के नेताओं के ऊपर छोड़ दिया था। और दुर्दशा आदिवासियों की ऐसी हुई कि एक तरफ आरएसएस के लोग आदिवासियों को घिसते थे, एक तरफ पूंजीवादी लोग आदिवासियों को घिसते थे, कुछ हद तक के कम्युनिस्ट मूवमेंट को भी आदिवासियों ने मदद किया, खुल के हिस्सा लिया उनके आंदोलनों में, उनके लाल झंडे के आंदोलनों को भी आदिवासियों ने मदद किया है। अभी भी जो एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन है, जो उग्रवादी आंदोलन रहे, जो नक्सली आंदोलन रहे कम्युनिस्ट मूवमेंट के, वो आंदोलनों में भी आदिवासियों ने उनका सहयोग देते हैं। बहुत अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पहले पूरी बढ़ चढ़ के आदिवासियों ने उन पर विश्वास किया। लेकिन इस पूरी सिनेरियो में आप लोग देखोगे कि आदिवासियों के हिस्से में क्या आया। जिस समुदाय का भारत के 100 लोकसभा सीटों में प्रभाव है, वो समुदाय की आवाज ही नहीं है। अगर आप 50 साल की पॉलिटिक्स का ब्यौरा ले लोगे तो आपको समझेगा कि आदिवासी साउंडलेस थे, उनकी अपनी कोई आवाज नहीं थी भारतीय राजनीति में। कभी मुद्दा नहीं बना आदिवासियों के बारे में, कोई बड़ा मुद्दा आदिवासियों के बारे में पार्लियामेंट में डिस्कस करने से भी वर्जित रखते थे, उसको रोका जाता था। और उससे दूसरा प्रॉब्लम यह हो गया कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, उत्तर पूर्वी की जो लोग हैं, वो लोग क्षेत्रीय राजनीति के रूप में वहां की राजनीति कर पाए। वो लीडरशिप का फायदा पूरे देश की लीडरशिप को नहीं हुआ। अलग झारखंड की मांग हुई, अलग छत्तीसगढ़ हुआ, अलग मध्य प्रदेश हुआ, ये आदिवासी बहुल राज्य थे। यहां पर भी क्षेत्रीय राजनीति हुई, लेकिन आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व हो राजनीति में, ऐसा नहीं बन पाया। इसका मुख्य कारण ऐसा था कि आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कोई समन्वय नहीं था आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा जैसा 1990 की बाद की जो राजनीति शुरू हुई, थोड़ी प्रोग्रेसिव राजनीति आदिवासियों के बीच में आई और आदिवासी एक दूसरे को देखने लगे। जो नई जनरेशन आई आदिवासियों की, थोड़ी पढ़ी लिखी, जो 10वीं पढ़ लिए, 12वीं पढ़ लिए, गवर्नमेंट सर्विसेज लग गई, थोड़ा जागृति आया उनको कि नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए, हमको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये क्षेत्र तक सीमित रहा, बहुत ज्यादा फायदा इसका नहीं हुआ। और 1990 के बाद में जो आदिवासी छात्र आंदोलन भारत में चला, चाहे नॉर्थ ईस्ट का रहे, झारखंड का रहे, उड़ीसा का रहे, आसाम का रहे, नागालैंड का रहे,
या वो झारखंड अपना मध्य प्रदेश का रहे, छत्तीसगढ़ का रहे, गुजरात का रहे, महाराष्ट्र का रहे, ये आंदोलनों का एक अलग इम्पैक्ट, एक अलग प्रभाव पूरी भारत की राजनीति में पड़ा। और इसी जनरेशन ने, इसी युवा जनरेशन ने आदिवासियों की राष्ट्रीय समन्वय की बात को सामने लाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आदिवासियों की राजनीति देश में थी नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी या नागालैंड, असम गण परिषद, ये जो आदिवासी पार्टियां थी, इनमें भी आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं था। राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी जगह की राजनीति का, किसी भी क्षेत्र की राजनीति का फायदा राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों को होना चाहिए था, वो नहीं बना, क्योंकि आदिवासियों के बारे में राष्ट्रीय एजेंडा ही नहीं रखती थी। कोई भी पार्टी खुल के आदिवासियों के बारे में राष्ट्रीय एजेंडा नहीं रख पाती थी। और कांग्रेस से तो आदिवासी बिल्कुल डर गए थे। उनको वो उस चीज को समझ रहे थे कि नहीं, ये बोलते हैं हमारे बारे में, कुछ करेंगे। जितनी उम्मीद आदिवासी लगाते थे उतना ही ज्यादा उनको ऊपर नर्वसनेस आता था। और ये इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस का अपना कैडर आदिवासियों के बीच में नहीं है। कांग्रेस के पास एक प्रोग्राम नहीं था आदिवासियों के बीच में, जो पहले नेहरू के माध्यम से, इंदिरा जी के माध्यम से जो चला, थोड़ा सा राजीव जी को मिला, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। और आदिवासियों का फिर भी विश्वास कांग्रेस के ऊपर रहा। उन्होंने, जब सोनिया जी पॉलिटिक्स में आई तो आदिवासियों ने ईमानदारी से साथ दिया। कम्युनिस्ट पार्टी का भी आदिवासियों ने साथ दिया। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न आदिवासियों के रहे हैं, उन बुनियादी प्रश्नों पर इतना दबाव रहा है पूंजीपतियों का और इस देश के प्रस्तापितों का कि वो आदिवासियों के प्रश्नों को सामने आने ही नहीं दिए। अभी जिस क्षेत्र में आदिवासी प्रतिनिधित्व है या दिखाई दे रहा है, उस क्षेत्र में आदिवासियों का सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं है, वो पार्टियों का प्रतिनिधित्व है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि आदिवासियों के सामाजिक प्रतिनिधित्व को किसी भी पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, जगह नहीं दी उसको। जो राजनीतिक पार्टी ने अपना प्रतिनिधित्व दिया उसको समाज ने एक्सेप्ट किया, आदिवासी समाज ने एक्सेप्ट किया। ये दोनों पहलुओं को हमको सोचना पड़ेगा। आज आदिवासी समाज इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है भारत की राजनीति में कि वो अपनी बात भी खुल के एजेंडे के रूप में, उसके जो मैनिफेस्टो बनते हैं पार्टियों के, वो पार्टियों के मैनिफेस्टो में आदिवासियों के मूलभूत प्रश्नों पे बात करने से डरते हैं ताकि दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे। आदिवासियों के जल जमीन जंगल पे बात करेंगे तो बाकी पूंजीपति लोग, टाटा, बिरला, अंबानी, ये नाराज हो जाएंगे। इनके डर के मारे लोग चुप रहते हैं। इनके दबाव में पार्टियां, क्योंकि बड़ी बड़ी फंडिंग करते हैं ये पार्टियों को, वो कोई भी पार्टी रहे, आदिवासियों पर एक अलग टाइप का खुला जाहिरनामा रखने से लोगों ने यह किया। साथियों, आज आदिवासी विद्यार्थियों का आंदोलन पूरे देश में कोऑर्डिनेट हो गया है। पूरे देश के आदिवासी युवा आज एक जगह आ रहे हैं। वो रुक नहीं रहे, वो झारखंड तक के सीमित नहीं है या गोंडवाना के क्षेत्र तक सीमित नहीं है। अब पूरे देश के आदिवासी युवा एक जगह आने लग गए हैं। ये मिशन का काम था, ये मिशन की सोच थी कि पूरे देश के आदिवासियों को कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए। तो मिशन की सोच से आज मेरा ऐसा दावा है कि देश के 50% आदिवासी युवा आज मिशन के साथ में खड़े हैं। और यही प्रभाव था कि अब छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट बदल सके। ये कांग्रेस की वजह से नहीं बदली, कांग्रेस के कैडर की वजह से नहीं बदली। जो कांग्रेस की ऊपरी लीडरशिप थी उसको जमीन पर आदिवासियों ने स्वीकार किया, उसके लिए जमीन बनाई। ये आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो गवर्नमेंट आई कांग्रेस की, ये ऐसी नहीं आई। ये कोई अगर ऐसा बोलता है कि भाई हम लोग ये किए, मदद किए, ये हमारी लीडरशिप थी, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता, मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं इस बात। ये आदिवासी कैडर की वजह से आया है, आदिवासी युवाओं की वजह से आया है। आरएसएस के खिलाफ में जो कमान संभाली आदिवासी लोगों ने या आदिवासी युवाओं ने, वो पहली बार देखा गया ऐसा। कोई कांग्रेस का नेता जाके उनके पास जमीन पे कोऑर्डिनेशन नहीं किया।
ये आदिवासियों की अपनी युवा पीढ़ी जो थी उन्होंने इस चीज को सामने किया, लेकिन परिणाम ये हुआ कि अभी भी दिखाई दे रहा है कि वहां आदिवासियों को नेग्लेक्ट किया जाता है। उसी बीच में महाराष्ट्र की भी राजनीति को देखें तो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जो महाराष्ट्र में नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इस गवर्नमेंट में भी आदिवासी विद्यार्थियों की और आदिवासी कैडर की, सामाजिक मिशन के कैडर की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यहां आदिवासियों ने कांग्रेस के साथ साथ बड़ी मात्रा में और बहुत बड़े लेवल पे पहली बार आदिवासियों ने बहुत खुल के शरद पवार जी पर विश्वास किया, उनकी लीडरशिप पे विश्वास किया। ये बहुत बड़ी बात है और खुल के आदिवासी समाज दिखाई दिया पवार साहब के पीछे, और उन पे विश्वास करके आदिवासी समाज ने एक बहुत बड़ा डायवर्शन लाया महाराष्ट्र की राजनीति में। जहां पे आरएसएस का काम चलता था पालघर जैसे क्षेत्रों में, गढ़चिरौली जैसे क्षेत्रों में, और जहां अलग अलग क्षेत्र है गोंदिया जैसे क्षेत्रों में, आपके मोरगांव अर्जुनी के क्षेत्र पकड़ लीजिए आप, इधर यवतमाल वर्धा, जहां जहां आप देखेंगे कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के कैंडिडेट्स रहे, वहां आदिवासियों ने बिगर बोले काम किया। उनका एक पर्याय के रूप में एक जो जागृति आई उस पर उन्होंने देखा कि नहीं, ऐसी उम्मीद नहीं लगाए थे। अभी भी आदिवासियों के दिमाग में ऐसी उम्मीद नहीं है कि कोई पार्टी हमारे साथ खुल के आएंगी करके, खुल के उनकी लड़ाई का हिस्सा बनेंगी, लेकिन आदिवासियों ने खुल के आज जो बड़ा चेंज आपको पूरे देश में दिखाई दे रहा है, मध्य भारत में जो चेंज दिखाई दे रहा है, ये आदिवासियों की ही वजह से चेंज दिखाई दे रहा है। साथियों, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो राजनीति है, मैंने कभी नहीं देखा कि आदिवासियों के किसी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर देश ने स्वीकार किया, या आदिवासी का कोई नेता राष्ट्रीय स्तर पर पूरे लोगों का प्रतिनिधित्व कर पाया, ऐसा नहीं देखा गया। छोटे कम्युनिटी के लीडर को केवल उस कम्युनिटी का लीडर के रूप में ही चित्रित किया गया, उसको ऊपरी यानी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रतिनिधित्व को सामने नहीं लाया। इसमें मीडिया की भी पॉलिटिक्स है। मीडिया ने भी आदिवासी प्रश्नों को, आदिवासी लीडरशिप को और आदिवासी आंदोलनों को दबाने का ही काम किया है, उसका गलत इंटरप्रिटेशन किया है। कई लोग तो जानते नहीं है 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची क्या है, उनको लगता है कि ये दिस इज नॉट फेयर। मैंने अभी मीडिया में देखा है, कुछ एंकर्स पूछने लग गए थे, हमारा जैस का, हमारा संगठन है जैस, उसके कार्यकर्ताओं को पूछ रहे 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची का आपने कहां से ये लेके आया। ऐसे एंकर है जिनको 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची नहीं मालूम और वो आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिनको जमीन नहीं मालूम, जिनको वास्तविकता नहीं मालूम, आदिवासी समाज की बुनियाद नहीं मालूम, वो लोग उनके प्रश्नों को समझ नहीं पा रहे। अब आदिवासियों के प्रश्न, बुनियादी प्रश्न कहीं बात ही नहीं होते, डिस्कस नहीं होता। अब आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद के नाम पर बात होती है, अब आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण के नाम पर बात होती है, ज्यादा से ज्यादा आरक्षण के नाम पर बात होती है। इससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। इसके अलावा अगर कुछ दिखाई देता है तो बलात्कार, आदिवासी आश्रमशालाओं में उनका शोषण, विद्यार्थियों को डीबीटी के नाम पर तोड़ने का प्रयास। महाराष्ट्र में और बाकी जगह भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। इन्होंने देख लिया था कि आदिवासी विद्यार्थी, हॉस्टल्स के जो विद्यार्थी है खास करके, थोड़ा एजुकेशन उनके पास आ रहा है, वो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, वो अपने प्रश्नों के लिए बात करना लग गए। यहां तक के ये जो छोटे छोटे प्रश्न है नहीं, आरक्षण के बड़े बड़े प्रश्नों पर, प्रमोशन के, आरक्षण के मुद्दों पर भी आदिवासी विद्यार्थी संघर्ष करते हैं। आदिवासी कर्मचारी, अधिकारी बहुत बड़ी मात्रा में रास्ते पे नहीं आते इस बात को लेकर, वो संघर्ष भी आदिवासी विद्यार्थी करते हैं। क्योंकि आदिवासी अधिकारी और कर्मचारी जो है वो दबे रहते हैं, वो डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं, वो अपने प्रश्नों पर खुल के बात भी नहीं करते। लेकिन लड़ाई बुनियादी तौर पे आदिवासी विद्यार्थी ही कर रहा था। भारत में आदिवासियों की राजनीति तब तक जिंदा रहेगी जब तक आदिवासी विद्यार्थियों में आंदोलन जिंदा रहेगा। तब उम्मीद है कि भाई कहीं तो भी आदिवासियों के बारे में विचार होगा। लेकिन जब विद्यार्थियों का आंदोलन, विद्यार्थियों में जागृति और उनमें यूनिटी खत्म हो जाएंगी, आदिवासी आंदोलन का हस्तक्षेप खत्म हो जाएगा।
और वो हस्तक्षेप बने रहना चाहिए। इसलिए हम प्रयासरत है कि नहीं, आदिवासी युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है, उसकी निरंतर आदिवासियों के बीच में आंदोलन, आदिवासियों के बीच में जन जागृति के कार्यक्रम, उसका जो जीवन है वो शैक्षणिक जीवन और सामाजिक शैक्षणिक जीवन भी, दोनों जीवन उसके बीच में रहना चाहिए। ऐसी सोच रख के इस मिशन को डिजाइन किए थे और कर रहे हैं, उस पर काम भी चालू है। साथियों, भारत की राजनीति में आदिवासी अब बोलने लायक हुआ है। आज जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो अपनी अधिकारों की मांग को रखने लायक हुआ है, नहीं तो हम लोगों को समझता ही नहीं था। ऐसे भी लोग मैंने गढ़चिरौली में, बस्तर में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में, ऐसे भी लोगों को देखा मैं कि वो 50 साल बाद में वोट डालने गए हैं। उनको इस इलेक्टोरल सिस्टम से, इस चुनावी राजनीति से उनको कोई उम्मीद ही नहीं रही थी। उनको खड़े कर दिया जाता है लाइन से, भेड़ बकरी जैसे, और उनको बता दिया जाता है वोट कर दे। ठेकेदार जाता है, वहां का कोई बहुत गुंडा बदमाश रहेगा, पूंजीपति रहेगा, उनके हाथ में पैसे देते हैं, 1 किलो चावल देते हैं, उनको ये कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अपने लोग भी, जो आदिवासी नेता भी आए, उन्होंने भी यही प्रैक्टिस शुरू कर दी है। उनका देखकर वो ग्राम पंचायत और छोटे छोटे इलेक्शंस में भी यही प्रैक्टिस आदिवासियों के बीच में शुरू कर दी है। इसी प्रयोग पर वो लोग काम कर रहे हैं और एक ट्रेंड लगाए थे। एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, जागरूक नहीं है, उसके पास एक ट्रेंड लगा दिया, आदिवासियों को दारू और बकरा दो। कुछ कमीनों ने, कुछ छोटी बुद्धि के लोगों ने, संकीर्ण बुद्धि के लोगों ने इस गरीब तबके के ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए कि आप सोच नहीं सकते। भारतीय राजनीति में आदिवासियों का मजाक उड़ाया गया है। भारतीय राजनीति में आदिवासी कोई है ऐसा माना नहीं जाता है। आदिवासी समाज को खरीदी और बिक्री करने वाली वस्तु बना दी है इन्होंने। आदिवासी समाज का जो उपयोग पॉलिटिक्स में हुआ है वो खरीदी बिक्री में हुआ है, और संभवतः आदिवासियों के जो प्रश्न थे वो कम होने चाहिए थे, वो बढ़ रहे हैं। और इसका दुष्परिणाम देखो कैसा हुआ है कि जितने आदिवासी क्षेत्र है वहां पर आदिवासी संगठन कम और एनजीओ ज्यादा काम कर रहे हैं। ये एनजीओ किसी पार्टी से जुड़े होते हैं, किसी धार्मिक मिशन से जुड़े होते हैं, और ये आदिवासियों के बीच में जाकर काम करके थोड़ी उनकी सहानुभूति गठन कर लेते हैं, ले लेते हैं, सहानुभूति जमा लेते हैं, और उसका प्रयोग वो इलेक्शंस में करते हैं। आदिवासियों का क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व नहीं है, प्रतिनिधित्व उनके एनजीओ कर रहे हैं। यानी आदिवासी क्षेत्र जो है वो सामाजिक क्षेत्र में, सोशियोलॉजी में रोजगार देने वाले क्षेत्र है, और जितने एनजीओ है वहां पर कोई आदिवासी काम नहीं करता, गैर आदिवासी लोग उसका रोजगार का फायदा उठाते। व्यापारीकरण हो गया है आदिवासियों के प्रश्नों का, उनका राजनीतिकरण और व्यापारीकरण। कुपोषण पे काम चल रहा है पिछले 35 साल से, कुपोषण पे 35 साल से काम चल रहा है। कुपोषण कम होना चाहिए था, हम देख रहे हैं कि कुपोषण बढ़ता है, फंडिंग भी बढ़ती है कुपोषण पे, एनजीओ भी बढ़ते हैं, और ये कुपोषण पे काम करने के नाम से लोग मैक्से अवार्ड ले लेते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग ले लेते हैं, इनको अवार्ड्स मिल रहे हैं, इनको फंडिंग आ रहे हैं, और आदिवासियों को कुपोषण बढ़ रहा है। ये दोनों बातें समझने लायक है। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों का कुपोषण बने रहना चाहिए, आदिवासियों की अवस्था वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि इनको वहां पर अपना सिस्टम चलाना है। ये प्रश्न हल करने के लिए नहीं गए, प्रश्न को बरकरार रखने के लिए काम करते हैं, ऐसा भी पाया गया है। मैं बोल रहा हूं ये अतिशयोक्ति नहीं है, यह प्रैक्टिकली आप लोग अनुभव कर सकते हो। मैंने मेरे भाषणों में हमेशा बोलता हूं, मैंने 2 बार मिला आमटे बाबा को, और बाबा आमटे जी से मैं जब मिला तो मेरी मुलाकात उनसे ऐसे स्थिति में हुई थी कि मैं बहुत प्रभावित था उनसे कि नहीं, इनकी जो लाइफस्टाइल है ये एक आदर्श लाइफस्टाइल है। अब मैं उन्हीं के उदाहरण को आपके सामने रखता हूं। मैंने देखा कि हमारे आदिवासी क्षेत्र में आमटे जी गए, वहीं पे काम किया, आज उनका बहुत बड़ा एम्पायर है, उनका प्रोग्रेस हो गया वहां, उनकी छवि को कोई तकलीफ नहीं हुई,
उनको राष्ट्रीय लेवल पे वही मान्यता, सामाजिक मान्यता सब मिला उनको। उनका प्रोग्रेस उसी क्षेत्र में दिखाई देता है, लेकिन उसी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी का प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया। सिस्टम एक ही है। आदिवासी क्षेत्रों में जो काम चालू है वहां आदिवासी डरा रहता है। नक्सली क्षेत्रों में भी आदिवासी डरा हुआ है, गैर आदिवासी नहीं डरे हुए। ये समझने वाली बात। जिस बच्ची ने वोट नहीं दिया, जिस बच्ची ने अभी तक के लोकतंत्र के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, वही बच्ची आज बंदूक लेके खड़ी है। ये प्रश्नों को भी हमको देखना पड़ेगा। ये भारतीय राजनीति का भी हिस्सा है। जो बच्ची ने अपने वोट नहीं दिए, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग नहीं करी, वो उसके जो थंब है उसका वोट के लिए जाना चाहिए था, वो थंब अभी बुलेट की बंदूक दबाने में उपयोग हो रहा है। क्यों? ऐसी परिस्थिति कैसे आई? ऐसी परिस्थितियों में आदिवासी कैसा आ गया है? उसके सामने कौन सी मजबूरियां हैं? उनके प्रश्न क्या है? उनके प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग नहीं है। कोई पार्टी उनका खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है, वहां काम करने के लिए तैयार नहीं है। आज आदिवासी प्रश्न पूरे देश में किसी भी समूह से ज्यादा जटिल बनते चले जा रहे हैं। उनकी अवस्था देखिए आप, किस हालत में पहुंच गए हैं। वो राजनीति करने के लायक ही नहीं रहे अभी। उनको तो स्वीकार कर रहे हैं, जैसा हो रहा है, जो दिख रहा है, बस मजबूरी में स्वीकार कर लेते हैं। एक बीपीएल का कार्ड आदिवासियों को इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो वोट नहीं दिया है। अगर वो अपना इंडिपेंडेंट कुछ बना के लड़ते, अपनी पार्टी बना के लड़ते, तो उनको बीपीएल का कार्ड मिलने के लिए 5 साल लग जाते हैं, या तो उनके बीपीएल की लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है। ये ग्राम पंचायत स्तर पे बड़े बड़े एमएलए ऐसा होने नहीं देते। और जो आदिवासी नेता रहते हैं, कुछ समय के लिए आदिवासियों के बीच में आते, राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। वो इस मौके का फायदा उठाते हैं, उत्सव मनाते एक तरीके का। उस समय के लिए राजनीति में इलेक्शंस के टाइम पे सिर्फ व्यापार होता है, विचार नहीं होता है। उतने समय के लिए उनके साथ सब खड़े दिखाई देते हैं और बाद में निकल जाते हैं। जब उनके बुनियादी प्रश्न रहते, उनके साथ कांधे से कांधा मिला के लड़ने की भी वो लोग प्रवृत्ति नहीं रखते। यानी दूसरों ने हमको कुएं में ढकेल दिया, लेकिन आदिवासी नेताओं ने तो खाई में ही ढकेल दिया। ये दोनों बातें आदिवासियों के सामने आई है। मैं पूरे देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, हमने हमारे क्षेत्रों में कौन सा आदमी है जिसको आदिवासी ने स्वीकार नहीं किया? क्रिश्चियंस गए, उनको भी स्वीकार किया। आज आरएसएस के लोग जा रहे हैं वनवासी कल्याण आश्रम के नाम पर, उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। कम्युनिस्ट लोग जाते हैं, उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। और बाकी लोग जा रहे हैं, उनको भी स्वीकार कर रहे हैं। अभी जैन भाई लोग घुस रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में, बौद्ध भाई लोग जा रहे हैं आदिवासी क्षेत्रों में। सबको स्वीकार किया आदिवासी, लेकिन कोई आदिवासियों के मूलभूत प्रश्नों को लेकर सामने आके लड़ाई करते हुए मुझे नजर नहीं आया। मूलभूत प्रश्नों पे बात ही नहीं हो रही है। भाइयों, भारत की राजनीति में अगर आदिवासी समाज टिका नहीं तो साइडलाइन होने के पूरे चांसेस है। समाज की डेमोक्रेटिक वैल्यू, उसका लोकतंत्र मूल्य खत्म होते जा रहा है। और जिस समाज का लोकतंत्र में लोकतांत्रिक सामाजिक मूल्यांकन नहीं होता है, उसको उसके अधिकार प्राप्त नहीं होते। हमको आदिवासी, गैर आदिवासी, इनको हमारे साथ में लेना पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि भाई आप अगर हमारे प्रश्नों का सही प्रतिनिधित्व हमारे साथ में रह के करते, हमको स्वीकार है। लेकिन अगर आप हमारे साथ रह के केवल हमारा उपयोग करते हो, ये हमको स्वीकार नहीं है। राजनीति एक बड़ा सब्जेक्ट है। राजनीति समझना और राजनीति करना, इस दोनों के लिए एक अलग टाइप की प्रैक्टिकल नॉलेज आपके सामने होना बहुत जरूरी है।
हम राजनीति करने लायक हुए ही नहीं, परिस्थिति नहीं है, हमारे पास संगठन शक्ति नहीं है। हमारी संगठन शक्ति है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो हमारे लोगों का जो कोऑर्डिनेशन होना वो नहीं है, और जब हम करने जाते हैं तो हमको रोका जाता है। जो बाहरी प्रेशर आदिवासियों के बीच में घुसपैठ करके आदिवासियों की सामाजिक संगठनों को जो तोड़ने का काम किया जाता है वो अलग है। जिस क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मैंने नहीं देखा वहां आदिवासियों की इंडिपेंडेंट लीडरशिप को उभरने का मौका मिला होगा। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो आदिवासी समाज ने यूटिलाइज नहीं किया, पॉलिटिकल पार्टियों ने यूटिलाइज किया उसको। जितने राजनीतिक दल है उन्होंने राजनीति में आदिवासियों के आरक्षण का उपयोग किया। आदिवासी को उस आरक्षण का उपयोग नहीं, उसका फायदा नहीं हो पाया, आदिवासी समाज ने उसका उपयोग नहीं कर पाया। वो पार्टी का ही प्रतिनिधित्व रहा, वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं बन पाया। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं 50 साल का पॉलिटिकल स्टोरी आपके सामने रख रहा हूं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। साथियों, इस पूरे परिप्रेक्ष्य को एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हम करेंगे राजनीति, लेकिन दूसरे तरीके से, एक मॉडर्न वे, एक मॉडर्न तरीका आप लोगों को निजात करना पड़ेगा। एक नया रास्ता आप लोगों को निकालना पड़ेगा कि हमको क्या किया जाए। साथों साथ हमारे आंदोलनों को भी जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों पर आंदोलन होना बहुत जरूरी है। हमारे मुख्य मुद्दों पर अगर हमारा आंदोलन चलेगा तो समाज के सामने और देश के सामने वो प्रश्न खड़े हो सकते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात बोली थी कि आदिवासियों को इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर जिंदा रहना है तो दो चीजें अपने साथ में रखनी पड़ेगी। एक है खुद की अपनी समझ, जिसको आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजी के भरोसे राजनीति, और आवश्यकता के अनुरूप, एज पर रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुरूप रणनीति। और रणनीति ही आदिवासियों को इस देश में बचा सकती है। आपके पास एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता है, और इस मजबूत रणनीति की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज के बीच में काम करने वाले कैडर्स की जरूरत है। वो कैडर अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपका समाज का जो प्रश्न है, आपके समाज का आंदोलन है, आपके समाज का सामाजिक टारगेट है, वो पूरा हो सकता है। हम लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं हम कि हम हमारे मूलभूत प्रश्नों पर हम आ सकते हैं क्या, हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है। आपको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक अवस्था, व्यवस्था, और आपकी आवश्यकता। ये जो आवश्यकता है, ये आप आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामाजिक राजनीति करनी चाहिए, आपने राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप गैर आदिवासी क्षेत्रों में भी आदिवासियों की राजनीति खड़ी करो, सामाजिक राजनीति खड़ी करो। पूरे देश के 100 लोकसभा सीटों का कोऑर्डिनेशन खड़ा होना चाहिए। जिसको चाहेगा आदिवासी इस देश में, वो सत्ता काबिज कर लेगा। ऐसा एक माहौल खड़ा करने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट का समय है ये भाइयों। मुझे है कि जो अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारा 70% आदिवासी समाज आज हैंड टू माउथ है, कमाएगा तो खाएगा। उसकी जमीन चले गई है, विस्थापित हो गया है, अब उसको काम नहीं मिलता। 70% लोग, यानी 70% लोग लेबर है, लेबर। पत्थर उठाएंगे, गोटा उठाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, मजदूरी करेंगे तो जिंदा रहेंगे। वो लेबर है, स्किल्ड लेबर नहीं है। वो स्किल्ड लेबर नहीं है, वो लेबर है। आप जमीनी स्तर पे जाओ, कई लोग तो बोलते हैं पढ़ लिख के क्या करेगा तेरा लड़का, तो मेरे खेत में काम कर, या ठेके से काम कर, या मजदूरी करे, इसको गड्ढे खोदने का काम दो। इस देश की बड़ी विचित्र स्थिति है।
यहां पे संडास साफ करने का, झाड़ू मारने का काम ये यानी सरकारी नौकरी का हिस्सा बना। गड्ढा खोदने का काम सरकारी नौकरी का हिस्सा नहीं है। आप समझ लीजिए, वो रोजगार भी अब आपके पास नहीं है। गड्ढे खोदने का काम आदिवासी करता है, लेकिन गड्ढे खोदने का ठेका कोई और लेता है। वहां पे जो शोषण आदिवासियों का होता है, मेरे को नहीं लगता देश में कहीं होता होगा। जो ठेका मजदूर होते हैं, उनके नाम पे 280 रुपए रोज के हिसाब से पैसे उठाए जाते हैं और उनके हाथ में 150 रुपए और 180 रुपए दिए जाते हैं। वो मजदूरों का पैसे का भी ये होती है, दलाली होती है। रजिस्टर्ड नहीं है लेबर। अभी ये लॉकडाउन के समय जब आप देखें कि इधर से उधर लेबर जा रहे थे, 80% मजदूर आदिवासी थे। हमने खुद देखा, अकेले हम लोगों ने 7 लाख मजदूरों का हमने कोऑर्डिनेशन देखा, उसमें से करीब करीब 4 से 4.5 लाख लोग आदिवासी। समझ में नहीं आ रहा था कि इनका भविष्य कैसा होगा। बेचारे बाकी भी हमारे भाई लोग थे, बहुजन भाई थे, लेकिन वो सब देखने के बाद ऐसा एक चिंता सी हो गई कि इनका जीवन कैसे खड़ा होगा, इनको ये जिंदा कैसे रहेंगे। जिस समाज के जिंदा रहने का प्रश्न है, वो भारत की राजनीति में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर उसको हस्तक्षेप करवाना है तो आपके पास कुछ रास्ता होना चाहिए, और वही रास्ता बनाने के लिए मिशन बनाना चाहिए। वो रास्ता बनाना पड़ेगा। और जो कुछ सीनियर लीडरशिप है, गैर आदिवासी भी सीनियर लीडरशिप है, उसका भरपूर उपयोग करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। उनको हमारे साथ खड़ा करने की रणनीति बनानी पड़ेगी। साथियों, सब जगह, देश के हर जगह पर अभी एक प्लानिंग ऐसी सेट कर रहे हैं कि देश की 100 लोकसभा सीट को टारगेट किए है बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से हमने। और वो 100 लोकसभा सीटों पर कम से कम 10,000 कैडर हम लोगों ने खड़ा करने का, प्रशिक्षित कार्यकर्ता खड़ा करने का टारगेट किया है। और ये 1 साल के भीतर हम लोग कर लेंगे। वैसे कैडर काफी संख्या में अब मूवमेंट के पास में है, लेकिन विशिष्ट करके सोशो पॉलिटिक, सामाजिक राजनीति पर तैयार कैडर हम लोगों को तैयार। पार्टी नहीं बनाना है। पार्टी ये हल नहीं है, इसका सोल्यूशन नहीं है, ये शॉर्टकट है, ये तो कल्पना शास्त्र है, बचपना है। ये आपके पास कैडर नहीं रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पार्टियां बना के काम नहीं चलेगा, आप तो नेता बना दोगे। फिर समाज की लीडरशिप करना है, समाज को लीडरशिप देना है, सोशल लीडरशिप खड़ी करना है। ये सोशल लीडरशिप की बहुत बड़ी जरूरत है। जमीनी स्तर पर आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाला वर्ग निर्माण करने की जरूरत है आज। और जो भी हो सके, जहां भी आप है, जो भी परिस्थिति है, उनसे डायलॉग करो, उनके साथ सवाल जवाब करो, उनसे पूछो कि आप हमारे साथ हो कि नहीं। मिशनरी लोग जो मूवमेंट में काम करते हैं, वो लीडरशिप करते हैं। लीडरशिप, लीडर नहीं है वो लीडर होते नहीं है, उनको लीडर बनना ही नहीं है। वो प्रतिनिधित्व करते हैं, समाज की वकालत करते हैं, एडवोकेसी करते हैं। ये जो कैडर का जो आ रहा है, गलत फहमी लोगों के बीच में है। वो जो कैडर है, वो समाज की वकालत करने वाला कैडर है। वो वकील है समाज के, वो सैनिक है समाज के। लीडर यानी आप नेता मत अपने दिमाग में, नेता वो उस तरीके से मत डालिए। आप आपके दिमाग में वो बात डालिए जिस पर आप समाज को खड़ा कर सकते हैं। भाइयों, भारत की राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आदिवासी है, लेकिन आज वो गौन है, जीरो है। उस पर बात भी नहीं होती है, उस पर विचार भी नहीं करते कोई। बहुत गंभीर स्थिति है। विश्व के किसी भी देश में आदिवासियों की ऐसी स्थिति नहीं होगी जो भारत की राजनीति में आदिवासियों की स्थिति है। इस स्थिति को संभालना है, इस स्थिति को से समाज को बचाना है।
कोई आदिवासी आमदार बन जाएगा, कोई बन जाएगा, वैसा नहीं होना। हमको एक अलग टाइप की टैक्टिक्स खड़ी करनी पड़ेगी, एक अलग टाइप का रास्ता निकालना पड़ेगा, एक रणनीति के माध्यम से हमको उस तरीके का काम करना पड़ेगा। और कोई एक आदमी का काम नहीं है, सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें सब पार्टियों को सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा कि बिगर आदिवासी समाज से बात किए बगैर आदिवासियों के वोट हम ले नहीं सकते। ये जब तक के पार्टियों को यह एहसास नहीं होगा कि इनका सामाजिक डिसीजन होता है और ये लोग सोशल डिसीजन लेके ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, ये इंप्रेशन जब तक के हमारा खड़ा नहीं होगा, इसको किस तरीके से हम लोग यानी मूलभूत ढांचा देंगे, तब तक के हम लोगों के सामने एक चित्र हमारे सामने नहीं आएगा। दास, भारत की राजनीति में अगर आदिवासियों को खड़े करना है और आदिवासियों को जिंदा रखना है, तो आपका, मैंने बताया कि जो कोऑर्डिनेशन है, सोशल कोऑर्डिनेशन है, वो पहले खड़ा होना चाहिए। हर जगह पे आपका कैडर खड़ा होना चाहिए। आपका डिसीजन समाज का डिसीजन रहना चाहिए और सामाजिक डिसीजन पे ही हमने राजनीति करनी चाहिए। सामाजिक सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व पर ही समाज जिंदा रह सकता है। आने वाले समय की जो तैयारी है आपकी, वो सामूहिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, सामूहिक संघर्ष, यही भूमिका है आपके सामने। और कोई भी पार्टी आदिवासियों के पक्ष में है, ये तभी शो होगा जब वो खुल के आदिवासियों के लिए आएगा। कई दिनों के बाद मैंने जब से सोशल फील्ड देखा, कई दिनों के बाद अब पहली बार मैंने देखा कि पवार साहब ने वो इंदौर की मीटिंग में खुल के बोला कि आदिवासियों को मूल निवासी के अधिकार मिलना चाहिए, उनको मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए। ये वकालत उन्होंने की। टाइम्स ऑफ इंडिया पे वो आर्टिकल बहुत ये रहा। सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अब सोचने लग गए कि आदिवासियों की मूलभूत मांग अब ये रहेंगी कि उनको मूल निवासी का दर्जा होना यूनाइटेड नेशंस में। भारत के आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए, ये उनका पॉइंट, उनका पर्सनल लॉ, आदिवासी पर्सनल लॉ, कस्टमरी लॉ, इस पर चर्चाएं होने लग गई। 5वीं अनुसूची के अधिकारों पे, उनके जल जमीन जंगल के अधिकारों पे रिजर्वेशन नहीं, अब कॉम्पनसेशन पे बात होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आपके पास दूसरा रास्ता क्या है? रिजर्वेशन अगर नहीं रहा, नौकरियां नहीं मिली, तो आप क्या मांगोगे? रिजर्वेशन का ऑल्टरनेट है कॉम्पनसेशन, मुआवजा। इस आंदोलन को भारतीय राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए। आदिवासियों के प्रश्न में भारत की राजनीति ट्विस्ट होनी चाहिए। भारत की राजनीति में आदिवासी प्रश्नों का महत्व बढ़ना चाहिए, आदिवासियों के प्रश्नों पे बात होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां बताना चाहिए। आज आप राष्ट्रीय स्तर पे सोच रहे हैं, अभी राष्ट्रीय राजनीति भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति से इफेक्ट हो गई है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर से भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप होने लग गया है। साथियों, अगर आपका अंतरराष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन अगर सही रहा, तो विश्व में भी आदिवासियों की, यानी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आदिवासियों की बात होने लग जाएगी। आपको अंतरराष्ट्रीय साउंड मिलना चाहिए। आपको हर देश के आदिवासियों ने आपकी बात रखनी चाहिए कि भारत के आदिवासियों को मूल निवासी का दर्जा मिलना चाहिए। यह मांग अलग अलग देशों से आदिवासियों ने उठाना चाहिए भारत के आदिवासियों के लिए। इसका भी नेटवर्क का बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, वो कोऑर्डिनेशन भी खड़ा करना पड़ेगा। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए आपकी सोच क्षेत्रीय नहीं होनी चाहिए, जातिवादी सोच नहीं होनी चाहिए, ये धार्मिक सोच नहीं होनी चाहिए, ये पूरी सांस्कृतिक और सामाजिक सोच होनी चाहिए। तभी संभव है ये, नहीं तो हो ही नहीं सकता। और सांस्कृतिक और सामाजिक सोच पे जब आप बात करोगे, तो उस लायक आपका माइंड होना चाहिए, उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए।
बड़ी बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को आपको सामने लाना पड़ेगा, आपको टारगेट करना पड़ेगा। 2024 में आप क्या चाहते हैं? आज ये तय करो कि 2024 में प्रधानमंत्री वही बनेगा जो आदिवासियों के साथ रहेगा। एक ऐसा प्रोग्राम आपको खड़ा करना पड़ेगा। इस देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जो आदिवासियों के साथ में उनकी लीडरशिप करेगा। यानी आदिवासियों का लीडर ही, जो आदिवासियों का सर्वमान्य, आदिवासियों का सामाजिक मान्यता प्राप्त लीडर ही भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये लाइन अपने खड़ी करनी चाहिए। इसके लिए जो आदिवासियों की क्षेत्रीय पार्टी है उनसे कोऑर्डिनेशन, और वो क्षेत्रीय पार्टियों में सही सामाजिक नेतृत्व होना चाहिए। छोटी सोची सोच वाला नेतृत्व नहीं होना चाहिए। वो सामाजिक लीडरशिप उसमें होनी चाहिए, उसको उतनी परिपक्वता होनी चाहिए। चुन चुन के अब समय आ गया है, ग्राउंड लेवल से तैयारी करो। और सबसे पहले अपने सामाजिक प्रभाव को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, उस प्रभाव पर भी बात होनी चाहिए। भाइयों, अगर हम भारत की राजनीति में देखें तो भारत की राजनीति में भी आदिवासियों का ही सब कुछ चले गया। आदिवासियों ने कई गैर आदिवासी लीडरों को नेता बनाया। उनकी जो प्रोटेक्शंस थे, उनके जो राइट्स के प्रोटेक्शन थे, उनकी जो अवस्थाओं पर विचार होना चाहिए था, उनके अधिकारों पर जो विचार होना चाहिए था, उसको जो संरक्षण, उस समाज को जो सामाजिक संरक्षण प्राप्त होना चाहिए था, वो नहीं मिला। यही सबसे बड़ा दुख है। हम हारे हुए लोग हैं। भारत की राजनीति में आदिवासियों के हिस्से में हार आई, हार। सबसे पहले उनके हिस्से में राजनीतिक हार आई है, सामाजिक हार आई है, सांस्कृतिक हार आई है, आर्थिक हार आई है। खाने को नहीं है तो बच्चा बेच रहा है आदिवासी, ताकि दूसरे बच्चे जिंदा रहे। खाने को नहीं है तो खून बेच रहा है आदिवासी। पेट भरा नहीं है, आंखें बेच रहा है, किडनी बेच रहा है। आप देखिए, उसी क्षेत्रों में ब्लड कैंप हो रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं, जहां भूख से मर रहे हैं लोग, जिनको खाने को नहीं है, वहां ब्लड डोनेशन कैंप। यह अवस्था है। ऐसी अवस्था में जीने वाले व्यक्ति का राजनीतिक अस्तित्व और उसका राजनीतिक भविष्य इस देश में देखना, यह बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए आपको बहुत सर्कस करनी पड़ेगी, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा ब्रेन के। इट इज नॉट ए जोक। और इसके लिए पढ़े लिखे युवाओं को सामने आना पड़ेगा। जाति की सोच, संगठन की सोच, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, पूंजीवाद, धर्मवाद, ये जितने सोच है, ये जो सोच तुम्हारे सामाजिक संगठन के लिए हानिकारक है, समाज के मिशन के लिए हानिकारक है, एकता के लिए हानिकारक है, और जो चीज एकता के लिए हानिकारक है वो राजनीति के लिए भी हानिकारक है। आप जात के नाम पे कुछ लोगों को जमा कर लोगे, लेकिन जात के नाम पे सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। आप कुछ वोट ले सकते हो जिसका फायदा आपके दुश्मन को ही होगा। कहीं का भी आप हिस्ट्री देख लीजिए। उन परिस्थितियों को भी समझना पड़ेगा। मेहनत हम करते हैं, फायदा दूसरों को होता है। इन बातों से भी सावधान रहना पड़ेगा। मेरे भाइयों, आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग कोशिश कर रहे हैं बड़े नेताओं से, बड़े पार्टियों के नेताओं से। बीच में हमने ट्राई किया, हमने राहुल गांधी जी को भी मिले, उनको भी समझाए, उनके साथीदारों को समझाए, लेकिन वहां का अलग प्रॉब्लम है। वहां ऐसे सिस्टम में आदिवासियों के बारे में या उनके मिशनरी सोच को लेकर जब लाने की बात आती है तो बहुत सारे हर्डल होते हैं। हम बाकी लोगों को देखें, बीजेपी के भी नेताओं से कुछ ऐसा लग रहा था कि भाई ये लोग नई टाइप की कोई पॉलिटिक्स करेंगे, वो तो अलग ही टाइप का पॉलिटिक्स हो गया। इन्होंने उपयोग किया, ये उपभोग कर रहे हैं। हमारे लिए
अब एक प्रोजेक्ट रहना चाहिए हमारी आंखों के सामने कि हमारी शर्तों पे जो हमारे साथ खड़ा है वो हमारा, और वो मिशन आपको चलाना पड़ेगा। और एक जो समन्वय है सब लोगों में, आपसी समन्वय, वो होना चाहिए। साथियों, हम 100 लोकसभा को टारगेट करके वहां कोऑर्डिनेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इन 100 लोकसभा में जो 350 जनजातियां हैं उनको एक मंच पे लाने की बात कर रहे हैं। आने वाले 15 नवंबर को भारत के इतिहास में पहली बार पूरे देश के आदिवासी एक जगह दिखाई देंगे। वो एक सुर में बात करेंगे और हम वहां उनको धार्मिक नहीं सामाजिक दीक्षा का प्रोग्राम तय करने की तैयारी कर रहे हैं। 15 नवंबर ये पूरे देश के आदिवासियों के लिए ऐतिहासिक दिन बन जाना चाहिए। वहां से एक नया सामाजिक आंदोलन पूरे देश में चलना चाहिए और जो विश्व स्तर पर आदिवासियों को इकट्ठा करने का ऐलान वहां से होना चाहिए। एक नई जनरेशन को बचाने के लिए, आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए नई रणनीति के साथ हमको सामने आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा प्रश्न है। छोटी समय पे ये हम बातें नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपसे अपेक्षा करता हूं इसके लिए वातावरण बनाइए। ये छोटी छोटी संगठन की सोच, ये सोचों से कोई फायदा नहीं होगा। पूर्ण सामाजिक सोच लेके सामने आओ, व्यापक दृष्टिकोण, बड़ा दृष्टिकोण सामने रख के काम करो। सोचने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, सोचने और समझने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, और काम करते वक्त भी कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। मैं आप तमाम साथियों को, बिरसा ब्रिगेड के तमाम साथियों को, और अलग अलग आंदोलन में, बहुजन आंदोलन में काम करने वाले, प्रोग्रेसिव आंदोलन में काम करने वाले, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले, ये बाकी जितने भी पार्टियों के लोग हैं, मैं उनको भी अपील करता हूं, हम सब अपील करते हैं कि आदिवासियों के प्रश्नों के बारे में आपका जो अप्रोच है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो देखने का नजरिया, वो बदल जाना चाहिए। ये बदलेगा तो देश बदलेगा। जो देश का पहला आदमी है वो राजनीति में देश का आखिरी आदमी हो गया है। जो देश का मालिक है वो देश का सबसे असुरक्षित मजदूर बन गया है। आप लोगों के लिए, मेरे लिए, देश के तमाम युवा और तमाम साथियों के लिए चिंता का विषय है। हम सब मिलकर इस पर गहन चिंता करें। आओ हम भारत की राजनीति में आदिवासियों का अस्तित्व राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करके बताएं, ऐसी शपथ लेते हैं। ये शपथ आप लेकर एक अलग तरीके से अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र से आप लोग अपनी सोच को बदल के मिशन को चलाएं। यही मेरी आपसे अपील है। जय आदिवासी, जय बिरसा।